चलिए देखिए, लास्ट क्लास में हमने परावैद्युत पदार्थ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में पढ़ा था कि डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है तथा उसका अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है, किस क्वांटिटी के आधार के ऊपर ये पता किया जाता है कि वो पदार्थ परावैद्युत पदार्थ है या नहीं। तो उस आधार के ऊपर हमने ये बताया था कि जो परावैद्युत पदार्थ होता है वो विद्युत रूप से कैसा होता है, कुचालक होता है, या फिर ये कह सकते हो जिसकी चालकता का मान बहुत कम हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। जिसका पता या फिर इसका अध्ययन किस प्रकार से किया जाएगा, ये कोई भी पदार्थ अगर परावैद्युत पदार्थ है तो उसका मान किस प्रकार से पता किया जाता है, वो उसके परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर या फिर आप उसको क्या बोलते हो, सापेक्षिक विद्युतशीलता के आधार के ऊपर क्या किया जाता है, इसका पता किया जाता है उस पदार्थ का कि वो कैसा पदार्थ है, चालक पदार्थ या कुचालक पदार्थ। ठीक है ना। तो इसी एप्सिलॉन आर की वैल्यू के आधार के ऊपर हमें ये पता चलेगा कि कौन सा पदार्थ जो है वो परावैद्युत पदार्थ है या नहीं है। और ये जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, किसी माध्यम, जिस माध्यम को आपने जिस पदार्थ को लिया उस पदार्थ की विद्युतशीलता और वायु वाले मीडियम या वायु वाले माध्यम के अंदर किसी भी पदार्थ वायु के मीडियम की जो विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन नॉट उसके रेशियो के बराबर होता है। और एप्सिलॉन को लिखोगे किसी पदार्थ की विद्युतशीलता को लिखना चाहते हो या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को लिखना चाहते हो तो एप्सिलॉन बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। मतलब जिस मीडियम में हो आप उस मीडियम की विद्युतशीलता को लिखना चाहते हो तो एप्सिलॉन बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के बराबर होगा। अब आता है इसकी टाइप्स। टाइप्स के अंदर मैंने बताया था कि जो परावैद्युत पदार्थ है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है ना, परावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। सबसे फर्स्ट टाइप है इसका ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और दूसरा टाइप जो इसका है वो कौन सा है, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ये दो टाइप्स है। अब देखो इन दोनों टाइप्स में ठीक है ना। अब देखो इन दोनों टाइप्स में क्या है, जैसे नाम से ही देखोगे तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि एक तो पहले से ही कैसा है, पोलराइज, मतलब एक के पास में पहले से क्या होंगे, पोल्स होंगे, लेकिन दूसरे के पास में अध्रुवीय मतलब पोल्स नहीं होंगे। मतलब एक जो पहला वाला आपका ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है ये एक ऐसा पदार्थ होगा जिसके पास में पहले से ही क्या होगा, उसके पास में द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो उस कंडीशन में ऐसे पदार्थों को आप क्या बोलोगे, ध्रुवीय पदार्थ। इसका एग्जांपल आप ले लो, HCl ले लो, NaCl ले लो, ये सारे के सारे क्या है, इस ध्रुवीय पदार्थ के एग्जांपल है, जिसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के संपाती न हो, इनके बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस उपस्थित होती है या एक दूसरे से किसी न किसी लेंथ से क्या होते हैं, विस्थापित होते हैं। तो उस कंडीशन में ऐसे पदार्थ जो होते हैं उनके क्या बोलते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ठीक है ना। और जब इन ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को आप क्या कर लोगे, किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंदर रखोगे, तो विद्युत क्षेत्र में रखने के पश्चात इनके अंदर क्या होगा, जैसे कि मान लो ये माइनस का और ये प्लस, आपने जैसे इसको विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा तो उस कंडीशन के अंदर ये क्या होंगे, उसी विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या हो जाएंगे, जिस डायरेक्शन के अंदर उस विद्युत क्षेत्र का प्रोडक्शन है उस डायरेक्शन के अंदर इनका क्या हो जाता है, घूर्णन आप बोल सकते हो, ध्रुवण हो सकता है, या पोलराइजेशन क्या हो जाता है, उसी डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, आपके प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब एक प्रकार से आप देखोगे तो जो पोलराइज डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होते हैं उसमें पहले से ही आपके पास में क्या होता है, एक द्विध्रुव उपस्थित होता है। उस द्विध्रुव, जब इसके पास पहले से ही एक द्विध्रुव उपस्थित है, उस वजह से ऐसे परावैद्युत पदार्थों को कैसा परावैद्युत पदार्थ बोला जाता है, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। एग्जाम्पल के लिए में आप HCl NaCl वगैरह को देखिए, ये क्या होते हैं, एक प्रकार से आपके ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होते हैं। तथा साथ ही साथ में आप ये देखोगे कि इनके अंदर अगर द्विध्रुव उपस्थित है तो आपको मालूम है डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। जब डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो तो उस कंडीशन में जब हम इसके ऊपर बाहर से कोई भी विद्युत क्षेत्र
लगाते हैं तो उस कंडीशन में वो उसी डायरेक्शन के अंदर ध्रुवित होने की कोशिश करते हैं जिस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इसकी डेफिनेशन में लिख लीजिए, ऐसा परावैद्युत पदार्थ, ऐसा परावैद्युत पदार्थ जिनके परमाणुओं या अणुओं पर एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित है मतलब पोल्स उपस्थित है, मतलब आपके पास दो अलग अलग आयन है किसी न किसी डिस्टेंस के ऊपर, तो उस कंडीशन में उनके बीच में क्या होगा, एक आपके द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या होगा, उपस्थित होगा। उस वजह से ऐसे पदार्थों को कैसा पदार्थ बोला जाता है? ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। एग्जाम्पल के रूप में आप इसमें देखोगे तो जैसे कि आप H और Cl ले लो, ठीक है, इनके ऊपर आपके देखोगे तो आंशिक रूप से कैसा कैसा आवेश होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश उपस्थित है। तो ठीक है, देखो अगर कुछ डिस्टेंस के ऊपर है तो उस कंडीशन में P क्या होगा, इसके अंदर नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, मतलब इसके अंदर क्या होगा, आपके पास में एक द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित रहेगा। द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित है, इस वजह से इनको कैसे पदार्थ बोले जाते हैं? ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ बोले जाते हैं। अब देखो कि इनमें भी क्या है, इनमें भी एक चीज ये होती है कि जब आपने इनको क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या फिर इन ऐसे परावैद्युत पदार्थों के ऊपर आपने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया, या फिर इन परावैद्युत पदार्थों को आपने किस में रख दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, तो उस कंडीशन में ये जब इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उनकी उसकी वजह से इसके ऊपर क्या लगेगा, बलाघूर्ण लगेगा, जो कि इसको क्या कर देगा, घूर्णन करने के लिए या रोटेशन करने के लिए बाधित कर देगा। और इनका रोटेशन या फिर इनके बलागुण की डायरेक्शन, बलागुण के कारण इनकी डायरेक्शन इस तरीके से व्यवस्थित हो जाती है कि जिस तरीके से आपके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। क्योंकि आपको मालूम है केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में आप देखोगे डाइपोल की डायरेक्शन अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, इस तरीके से व्यवस्थित हो जाएगा जिस तरीके से आपके क्या पास है, आपके पास में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और इस प्रकार से ध्रुवित जो आपके पास में पोल्स होते हैं, इनको या फिर ये जो ध्रुवण होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इन पोल्स का, उस ध्रुवण को आप कौन सा ध्रुवण बोलोगे, पोलराइजेशन, घूर्णन ध्रुवण या फिर विशिष्ट ध्रुवण, मतलब डायरेक्शनल पोलराइजेशन भी आप उसको बोल सकते हो। जब आप किसके ऊपर आप विद्युत क्षेत्र लगाते हो, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के ऊपर, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के ऊपर ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इनका क्या होता है, पोलराइजेशन जो होता है इनका, जब इनके ऊपर पोलराइजेशन होगा तो उस पोलराइजेशन को कैसा पोलराइजेशन बोलेंगे, विशिष्ट ध्रुवण। मतलब एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, पोल्स क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। पर्टिकुलर डायरेक्शन में पोल्स का व्यवस्थित होना ही क्या कहलाता है, डायरेक्शनल पोलराइजेशन। डेफिनेशन पूछी जाती है, डायरेक्शनल पोलराइजेशन क्या होता है, तो डायरेक्शनल पोलराइजेशन की डेफिनेशन हमें आपको इतना ही बताना है, जब आप किसी भी द्विध्रुव को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने से उन पोल्स के ऊपर क्या उत्पन्न हो जाता है, एक बलागुण उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से ये अपनी डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर निश्चित कर देते हैं। इस कारण से ऐसे पोल्स को या इस तरीके के ध्रुवण को कौन सा ध्रुवण बोलेंगे, घूर्णन ध्रुवण या फिर विशिष्ट ध्रुवण भी कहा जाता है। एक नंबर की डेफिनेशन के अंदर ये काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो डेफिनेशन तो पूछी जाती है, लेकिन ज्यादा अंदर से जो पूछी जाती है वो इस तरीके की, विशिष्ट ध्रुवण क्या है या ध्रुवणता की तीव्रता क्या है, ये ऐसी जो छोटी छोटी चीजें है वो अंदर से पूछी जाती है, तो वो भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो देखो इसी के अंदर एक और पॉइंट के अंदर लिखोगे ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के अंदर, तो उसकी डेफिनेशन में एक और पॉइंट ये आएगा, जब इन ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों को
को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इन आणविक द्विध्रुवों पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक बलागुण लगता है जिसके परिणाम स्वरूप यह द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में अपनी अक्ष को क्या कर देते हैं, को व्यवस्थित करने की चेष्टा करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के ध्रुवण को हम क्या बोलेंगे? इस प्रकार के ध्रुवण को घूर्णन ध्रुवण या विशिष्ट ध्रुवण कहते हैं। भाई रोटेशनल डायरेक्शनल पोलराइजेशन कहते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, बलागुण रखेगा तो इनके अंदर क्या होगा, एक प्रकार से रोटेशन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। बल के कारण जो इनका घूर्णन होता है उस वजह से। तो देखिए जैसे कि मान लो कि ये आपके पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके अंदर आपने अगर पोल्स को रखा, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में ये क्या होंगे, इसी डायरेक्शन के अंदर जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके अंदर ये क्या हो जाएंगे, पोलराइजेशन होंगे। और बलागुण के कारण इनके अंदर एक क्या होगा, घूर्णन भी उत्पन्न होगा। इस वजह से इन पोल्स को कैसे पोल्स बोलेंगे, या इस तरीके के पोलराइजेशन को कैसा पोलराइजेशन बोलेंगे, निश्चित पोलराइजेशन भी कहा जाता है। ये आपको इस तरीके से क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर व्यवस्थित हो जाएगी। अब आता है आपके इसके बाद में सेकंड, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, जैसे नाम से पता चल रहा होगा कि इसके अंदर पहले से किसी प्रकार कोई भी पोलराइजेशन या फिर द्विध्रुव नहीं होगा। जब पहले से ही किसी पदार्थ के पास में, परावैद्युत पदार्थ के पास में अणु या परमाणु के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी द्विध्रुव उपस्थित नहीं होता है तो उस प्रकार के पदार्थ को कैसा पदार्थ बोलते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं। ये डेफिनेशन लिख ली सबने? यस या नो में बताइए, या फिर सुरेश कुमार आप गर्दन हिला के बता दीजिए। लिख दी। ठीक है, तो देखो अब आता है आपके अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। तो मैंने आपको अभी बता दिया कि अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कैसे होंगे, ऐसे परावैद्युत पदार्थ होंगे जिनके ऊपर पहले से ही आपके क्या ना हो, स्थायी रूप से कोई भी पोल्स उपस्थित नहीं होते हैं, तो उस प्रकार के पदार्थों को क्या बोलेंगे, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। तो इसकी डेफिनेशन में लिख दो, इस प्रकार के
पदार्थों के अणुओं या परमाणुओं पर कोई स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। अर्थात आप ये कह सकते हो परमाणु व अणुओं के धनात्मक और ऋणात्मक केंद्र क्या होते हैं, एक दूसरे के संपाती होते हैं। जब धनात्मक और ऋणात्मक केंद्र एक दूसरे के संपाती हो, एक दूसरे के ऊपर उपस्थित होंगे तो इनके बीच में डिस्टेंस जो होगी या डिस्प्लेसमेंट होगा इन दो आवेशों के मध्य, उसका मान क्या हो जाएगा, जीरो। वो जीरो हो गया तो आपका डाइपोल मोमेंट का मान क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस प्रकार के पदार्थों को कैसे पदार्थ बोलेंगे, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ बोलेंगे। अब इसमें पोलराइजेशन प्रोड्यूस करने के लिए आपको बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा। जब आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये पदार्थ क्या होंगे, इन पदार्थों के अणुओं के अंदर जो धनात्मक और ऋणात्मक केंद्र क्या होंगे, एक दूसरे से विस्थापित होंगे और इस पदार्थों के अंदर क्या किया जाता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की सहायता से इसमें क्या किया जाता है, ध्रुवण को प्रोड्यूस किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए पूछा जाता है कि ध्रुवण सदिश या पोलराइजेशन वेक्टर या फिर ध्रुवण की तीव्रता के अंदर जो है वो आप लोगों के जो लिखी जाती है, ध्रुवण की तीव्रता या फिर पोलराइजेशन वेक्टर जो है वो कहां से प्रोड्यूस होगा, वो आपके अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थों से प्रोड्यूस होगा, क्योंकि यहीं से आपको क्या किया जाता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की सहायता से आप क्या करते हो, पोलराइजेशन करते हो किसी भी पराविद्युत पदार्थ का। अर्थात परमाणु या अणु के धनात्मक धन तथा ऋण आवेश केंद्र क्या होते हैं, केंद्र संपाती होते हैं। ठीक है, ये क्या केंद्र क्या होंगे, संपाती होंगे। तो उस कंडीशन जैसे देखो आप इसके लिए कैसे इस तरीके से मान सकते हो, प्लस और माइनस दोनों क्या है, एक ही पोजीशन पे हो गए। जब एक ही पोजीशन पे हो गए तो इस वजह से इनके बीच में डी का मान, डिस्प्लेसमेंट का मान क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट बोलो या इन दोनों के बीच की दूरी का मान किसके बराबर आ गया, जीरो। तो उस कंडीशन में पी का मान क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। और इनके एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हो कौन से O2 ले लो, N2 ले लो, CH4, ये सारे के सारे क्या है आपके नॉन पोलराइज इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के क्या है एग्जांपल है, जिसके अंदर आप देखोगे ना तो पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश क्या होते हैं, एक ही जगह पे स्थित होते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर पोलराइजेशन डाइपोल मोमेंट का मान जो होता है वो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। अब आपको इसके अंदर अगर पोलराइजेशन करना है या इनका ध्रुवण करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनके ऊपर बाहर से एक विद्युत क्षेत्र लगाना पड़ेगा। जब आप बाहर से इनके ऊपर एक विद्युत क्षेत्र लगाओगे तो उस वजह से इन परमाणु या अणुओं का क्या हो जाएगा, जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश होंगे वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे। जब ये एक दूसरे से विस्थापित हो जाएंगे तो उन कंडीशन के अंदर इन दो आवेशों के मध्य एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर प्रोड्यूस हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। उसी डिस्प्लेसमेंट को उन आवेशों के किसी एक परिणाम के साथ मल्टीप्लिकेशन करके आप क्या निकाल सकते हो, उसमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे पहले से कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है, इस वजह से विद्युत क्षेत्र के कारण यहाँ पे कैसा द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा, आपके प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आगे लिखिए, जब इन पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र द्वारा परमाणु या अणु के धन व ऋण आवेशों के केंद्र क्या हो जाते हैं के बीच
दूर हट जाते हैं अपने संपाती कोण से, या फिर इनके बीच में एक क्या उत्पन्न हो जाएगा कि बीच एक विस्थापन उत्पन्न हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप परमाणु या अणु एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को क्या करते हैं, को प्रेरित करते हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मान लो आपने कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको किसी भी आपने पॉजिटिव या नेगेटिव आवेश के ऊपर अप्लाई किया, ठीक है, तो उस कंडीशन में जब आपने पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश, जो कि एक अणु है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश दोनों एक ही बिंदु के ऊपर संपाती है, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो उस कंडीशन में इसके अंदर ये पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश क्या हो जाते हैं, कुछ डिस्टेंस के साथ में क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, अब मान लो कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश है इनके बीच की दूरी क्या है, प्लस के डेल्टा डी, कुछ ही दूरी के ऊपर विस्तार हुई, परंतु इनके बीच का डिस्टेंस कुछ है आपके पास में, तो उस कंडीशन पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो पी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, Q इंटू डेल्टा डी एन कैप के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। पी वेक्टर का मान क्या हो जाएगा, Q इंटू डेल्टा डी, मतलब आवेश किसी भी एक आवेश का परिणाम इंटू उनके बीच की दूरी जो होगी वो किसको प्रदर्शित करेगी, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे आप देखो ये तो आपके द्विध्रुव हो गया। अब देखो आपको मालूम है मेनली आप देख रहे हो कि यहाँ पे अणु या परमाणु के अंदर जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है वो किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से एक पॉइंट ये भी निकलता है कि जो बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी कारण द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब ये होगा कि जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण होगा पर ध्रुवीय अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों के अणु या परमाणु में वो किसके समानुपाती होगा, वो आपके बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड के समानुपाती होगा। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होगा उतना ही आपके द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक और पॉइंट इसके अंदर ये लिख सकते हैं, अतः विद्युत क्षेत्र में किसी अणु या परमाणु पर द्विध्रुव आघूर्ण का मान आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। क्या होता है कि उसके समानुपाती होता है, मतलब पी वेक्टर क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू ई वेक्टर। ठीक है, तो यहां से जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, अल्फा आपके अल्फा ई वेक्टर। ये अल्फा जो है आपकी पी वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा ई वेक्टर के अंदर जो अल्फा है वो आपको किसको प्रदर्शित करता है, पोलराइजेशन को प्रदर्शित करता है। उस पदार्थ के जो आपका पराविद्युत पदार्थ है उसके पोलराइजेशन को क्या करता है, ये अल्फा प्रदर्शित करता है। तो यहां से आप ये लिख दीजिए जो अल्फा है उस पराविद्युत पदार्थ का क्या कहलाएगा, जिस भी पराविद्युत पदार्थ के अंदर आपने ध्रुवण किया है उस या फिर द्विध्रुव आघूर्ण को प्रेरित किया है उस पराविद्युत पदार्थ का ये क्या कहलाएगा, आपका ध्रुवण कहलाएगा। पदार्थ के अणु या परमाणु की ध्रुवणता है। ठीक है, अब देखो आपने पदार्थ लिया उसमें कोई एक अणु या परमाणु तो होगा नहीं, उसके प्रति इकाई आयतन में काफी परमाणु या अणु होंगे। तो मान लो कि जो आपके पास में पदार्थ है उसके प्रति इकाई आयतन के अंदर अणु या परमाणुओं की संख्या कितनी है,
आयतन में अणु या परमाणु की संख्या क्या हो, n है। तो उस कंडीशन, जब n है तो उस कंडीशन में कुल या प्रति इकाई आयतन प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो किसके बराबर होगा, आपके कैपिटल P वेक्टर बराबर n ऑफ स्मॉल p वेक्टर, कैपिटल P वेक्टर बराबर आपके क्या आ जाएगा, n अल्फा ऑफ e वेक्टर के बराबर। यह किसी भी परावैद्युत पदार्थ का प्रति इकाई आयतन में प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान है। मतलब आपके पास में पदार्थ के अंदर प्रति इकाई आयतन में जितने भी परमाणु या अणु है उन सबका जो डाइपोल मूवमेंट होगा या फिर जो आपने एक्साइटेड किया या फिर आपने प्रोड्यूस किया या फिर उसके अंदर जो द्विध्रुव आघूर्ण को प्रेरित किया है उसका मान किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो, किसी परावैद्युत पदार्थ परावैद्युत पदार्थ में प्रति इकाई आयतन प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना, उसका मान क्या है ये, और इसको बोला क्या जाता है, इसको ध्रुवण सदिश बोला जाता है। उस टाइम आप लिख दो पोलराइजेशन वेक्टर भी इसको कहते हैं, ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। और कभी कभी इसके ऊपर जो डेफिनेशन पूछी जाती है तो उस डेफिनेशन के अंदर ये भी बोला जाता है कि ध्रुवणता की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। तो ये ध्यान रखना, ये जो पोलराइजेशन वेक्टर है वही किसको प्रदर्शित करता है, पोलराइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन को भी व्यक्त करता है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब देखो ये P वेक्टर निकल गया, ये P निकल गया, तो मेनली जो इनकी डेफिनेशन थी जो परावैद्युत पदार्थ की वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब इसके बाद में जो आता है आपके ये जो आपने पोलराइजेशन P वेक्टर निकाला है, इसका किसी भी पृष्ठ के आवेश के घनत्व सिग्मा या रॉ के साथ में क्या रिलेशन होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में एक फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। उस फॉर्मूले से हमें ये पता चलेगा कि पोलराइजेशन वेक्टर जो P है वो आवेश घनत्व, जो पृष्ठ आवेश घनत्व है उसके साथ में कैसे रिलेटेड है, या फिर उसका उसके साथ में कैसे रिलेशन है, या फिर इसका मान इसके किस गुणनफल के बराबर होता है या इसके बराबर होता है, वो सारी की सारा हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।